दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्वर्गीय श्री तरुण गोगोई जी की बायोग्राफी के बारे में। हाल ही में गुवाहाटी के एक अस्पताल में उनका देहांत हुआ 23 नवंबर 2020 को। और आप सभी ने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पर, समाचारों में, अखबारों में, इंटरनेट पर इस खबर को अब तक ज़रूर सुन लिया होगा। और आप अगर इस नाम को ठीक तरीके से नहीं पहचानते हैं कि कौन थे तरुण गोगोई, तो हमेशा की तरह जैसे हम हर वीडियो में पहले उस व्यक्तित्व के बारे में आपको बताते हैं, वही हम आज भी करेंगे। तरुण गोगोई जी के बारे में आपको थोड़ा सा बताता चलता हूँ। तरुण गोगोई आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और मुख्यमंत्री से आप ये ना समझे कि 5 साल का इनका कार्यकाल था। मुख्यमंत्री असम के सबसे लंबे मुख्यमंत्री ये रह चुके हैं एक साथ। सन 2001 में पहली बार असम के मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद 2016 तक लगातार अगले तीनों चुनाव इन्होंने जीते और 15 साल असम के मुख्यमंत्री के तौर पर ये अपनी गद्दी पर विराजमान रहे। 5487 डेज का इनका कार्यकाल रहा। इतने दिनों तक लगातार इन्होंने असम के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया। और असम में जो ग्रोथ, जो डेवलपमेंट मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया, वो एक बहुत बड़ी वजह है कि आज मेरे को आपसे इनकी बायोग्राफी डिस्कस करनी पड़ रही है। आपने तमाम नेताओं के, देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बयान सुना होगा इनके देहांत के बाद। सभी ने कहा कि देश के एक बड़े नेता का निधन हुआ है, एक बड़ा नुकसान हुआ है। कांग्रेस पार्टी से थे ये, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से थे। हाल ही में जैसा मैंने आपको बताया कि 23 नवंबर को इनका गुवाहाटी के एक अस्पताल में देहांत हुआ। वजह ये बताई जा रही है कि कोविड-19 के लिए जब इनको पॉजिटिव टेस्ट किया गया था, चल रही थी, जिसके चलते इनका हाल ही में देहांत हुआ है और स्वर्गवास हुआ है। आज इनकी बायोग्राफी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। थंबनेल पर जो आपने इंसिडेंट पढ़ा, वो आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चित्रण कर रहा होगा कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था और किस तरीके के ये व्यक्तित्व थे, दिलचस्प व्यक्ति थे। उन सारी आपको इंसिडेंट्स के बारे में, उन किस्सों के बारे में भी मैं इस वीडियो में आगे बताता हुआ चलूँगा। इनका जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1936 में, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था। 1936 में देश अंग्रेज़ों के अधीन था। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के ऊपर राज था। और असम प्रोविंस में, क्योंकि आप जानते होंगे 1947 से पहले प्रोविंसेस में बटा हुआ था देश, प्रोविंस हुए करते थे और प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। तो असम की प्रोविंस में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम कमलेश्वर गोगोई था, श्री कमलेश्वर गोगोई, और इनकी माता का नाम उषा गोगोई था। तो उषा गोगोई और कमलेश्वर गोगोई के घर इनका जन्म हुआ 1 अप्रैल 1936 में। और एक खास बात यह है कि इनकी जो माता थी उषा गोगोई, वो असम की लोकल भाषा की, जो वहाँ किसी भी राज्य की जो सांस्कृतिक लोकप्रिय भाषा होती है, लोकल भाषा होती है, वो उस भाषा के बहुत बड़े कवि रहे हैं गणेश गोगोई। आप चाहें तो गूगल पर टाइप करके देख सकते हैं, यूट्यूब पर अगर असामी भाषा आपको आती है तो जाकर के उनकी कविताएं सुनिए, बहुत बेहतरीन उन्होंने कविताएं लिखी हैं। तो इनकी माता, तरुण गोगोई की माता उषा गोगोई, गणेश गोगोई की छोटी बहन थी। गणेश गोगोई के मैं आपको बताया मैंने, वो असम के बहुत बड़े कवि थे और वाकई में बहुत बड़े जाने माने कवि थे और अभी भी हैं। खैर, तो उषा गोगोई और कमलेश्वर गोगोई के यहाँ इनका जन्म हुआ अप्रैल में। और फिर वहीं से इन्होंने उसी गुवाहाटी में, असम में जरहट एक ज़िला है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, वहीं पर रहकर इन्होंने अपनी 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करी। 12वीं तक, इन्होंने 12th तक का एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल था वहाँ पर इन्होंने एजुकेशन प्राप्त करी। उसके बाद ग्रेजुएशन की डिग्री इन्होंने ली, LLB की, बैचलर्स की जो डिग्री होती है लॉ में, LLB की इन्होंने डिग्री ली 5 साल की गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी LLB की डिग्री ली और अब एक तरीके से इनको लाइसेंस मिल चुका था लॉयर बनने का, एक वकालत करने का। हालांकि वास्तविक तौर पर बताया जाए तो वकालत को इन्होंने अपने ऑक्यूपेशन के तौर में कभी भी उस लेवल पर जाके एस्टेब्लिश नहीं किया था, क्योंकि पॉलिटिक्स में ही बहुत जल्दी आ गए थे। जैसा कि मैं आपको बताऊं तो सन 1968 में, 1968 में, अब आप अंदाज़ा लगाइए इनकी उम्र कितनी रही होगी 1968 में। 1968 में ये रहे आपके 32 साल के। तो 1968 में ही म्युनिसिपल बोर्ड के इनको मेंबर बना दिया गया था। जो असम का म्युनिसिपल बोर्ड था उसका इनको मेंबर बना दिया गया था 1968 में। तो पॉलिटिक्स में, या फिर एक तरीके से आप कहिए इनकी एजुकेशन के चलते जो ब्यूरोक्रेसी में यहाँ पे इन्होंने कदम रखा, यहाँ से ये आगे हमें इलेक्ट हो गए।
35 की एज में, वन ऑफ द मतलब जिसे कहते हैं ना बहुत यंग एज होती है इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में देखा जाए तो अमूमन तौर पे इतने यंग सांसद हुआ नहीं करते हैं। तो 1971 में जब इंदिरा गांधी जीत के आई थी और राजनारायण को उन्होंने हराया था, तब ये कांग्रेस से इनको सीट मिली थी, टिकट मिली थी और ये लोकसभा में सिलेक्ट हो गए थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए थे। और यहाँ से अब आपको एक बहुत दिलचस्प किस्सा मैं बताने जा रहा हूँ जो एक बड़े तौर पर ये उभर कर आए, सामने आए और पूरी कांग्रेस में इनका नाम फैल चुका था, पूरा देश इनको अब जानता था। हुआ दरअसल ये था कि सन 1976 में 1976 में इमरजेंसी लग चुकी थी। इमरजेंसी 75 में लगा दी गई थी। इमरजेंसी लगने के बाद एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हुआ करती है। इसको सरल तरीके से समझिए कि कांग्रेस के जितने भी बड़े आला दर्जे के लोग होते हैं वो एक जगह पर देश में इकट्ठे होते हैं और वो देश के कुछ अहम और संजीदा मुद्दों के ऊपर कैसे कहते हैं कि महत्वपूर्ण वो डिस्कशन करते हैं और फैसला लिया जाता है कि अब आगे क्या किया जाएगा। अगर तो पार्टी सत्ता में है, सरकार में है, तो इस तरीके की डिस्कशंस होते हैं। अगर पार्टी सत्ता में नहीं है तो डिस्कशंस ऐसे होते हैं कि भाई ऐसा क्या किया जाए कि पार्टी सत्ता में आ जाए। तो इस तरीके का AICC एक ऑर्गेनाइज होना था। उस टाइम पे AICC या कांग्रेस के आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट जो थे वो थे देवकांत बरुआ और संजय गांधी नए नए नेता उभर कर आ रहे थे। इंदिरा गांधी के बेटे थे, नए नेता बन के सामने आ रहे थे। तो संजय गांधी ने देवकांत बरुआ को एक बात कही और संजय गांधी के नज़र में थे ये जो हमारे तरुण गोगोई हैं। तरुण गोगोई के ऊपर संजय गांधी लगातार नज़र बनाए रखे हुए थे क्योंकि नज़र तो अपने आप बनी जाएगी कि भाई 35 साल की उम्र में एक आदमी सीधा चुनाव जीत करके लोकसभा में बैठ गया है, उससे पहले वो म्युनिसिपल बोर्ड का मेंबर बनाया जा चुका है। संजय गांधी ने देवकांत बरुआ को कहा कि इस AICC की कमेटी की जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो इसको ऑर्गेनाइज करवाएंगे वो तरुण गोगोई होंगे। तो आप तरुण गोगोई को ये जिम्मेदारी दी है और तरुण गोगोई को ये जिम्मेदारी दी गई। अब किस लेवल पर और कितने बेहतरीन तरीके से उन्होंने ये ऑर्गेनाइज करवाया इसका अंदाज़ा आप इस तरीके से लगाइए। जब इंदिरा गांधी वहाँ पर आई, क्योंकि इंदिरा गांधी तो अब प्रधानमंत्री थी, पार्टी के सबसे बड़े नामों में से एक नाम था उनका, तो वहाँ पर आई और वहाँ पर आकर के जब सारी चीज़ें समाप्त लगभग हो चुकी थी और अपना भाषण वो दे रही थी, तो उस भाषण में उन्होंने कहा कि हमारे अंदर का जो जोश है, थंडर ऑफ आवर सेल्स हैज़ बीन टेकन आउट बाय दिस यंग पीपल, यानी कि जो हमारे अंदर का जोश है, जो हमारे अंदर की जिंदा दिली है, उस जिंदा दिली को हमसे छीनते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे ये युवा। और युवा में कौन कौन शामिल था? युवा में एक टीम शामिल थी जिसके अंदर प्रणब मुखर्जी थे, तरुण गोगोई थे, कमलनाथ थे, अशोक गहलोत थे, संजय गांधी खुद थे। अब इन पांचों को आप देखिए, इनका पॉलिटिकल करियर आज देखिए। संजय गांधी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन आप इनका करियर देखिए। अशोक गहलोत आज राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तरुण गोगोई हाल ही में इनका देहांत हुआ, प्रणब मुखर्जी तो राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो एक ये टीम थी जिसके ऊपर इंदिरा गांधी ने उसी समय कमेंट किया था कि ये लोगों ने हमारा स्पार्क छीन लिया है और हमारे से भी बेहतर काम ये कर रहे हैं, और उनकी बात सत्य भी हुई। तो ये एक बहुत बेहतरीन किस्सा है। इसके अलावा एक दिलचस्प किस्सा है जो थंबनेल पे आपने पढ़ा कि इंदिरा गांधी को साड़ी कैसे पहनाई इन्होंने, या क्यों साड़ी पहनने के लिए इंदिरा गांधी को मजबूर किया गया, वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल इसी AICC की मीटिंग के बाद 1976 में इंदिरा गांधी को 7 सिस्टर्स का एक दौरा करना था। 7 सिस्टर्स नागालैंड, सिक्किम, ये सारे राज्य आते हैं कि भाई इन राज्यों के डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोगों की मानसिकता, उनका खान पान लगभग काफ़ी मिलता सा था। तो और क्लाइमेट कंडीशंस भी सारी एक जैसी थी। तो एक मॉडल बनाया जा सकता था कि इन राज्यों का एक साथ हम विकास कैसे करें, और उसके लिए इंदिरा गांधी को दौरा करना था। वो दौरा करने के लिए वो निकली और इसकी भी जिम्मेदारी दी गई थी तरुण गोगोई को, क्योंकि पूरी AICC की मीटिंग की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, तो इस दौरे की जिम्मेदारी भी उनको दी गई। और उन्होंने बड़े प्यार से इंदिरा गांधी से रिक्वेस्ट करते हुए ये कहा कि मैडम, आप अगर असम जाएं तो असम की सिल्क साड़ी ही पहनिएगा, अगर नागालैंड जाएं तो वहाँ की शॉल और वहाँ की स्कर्ट ही पहनिएगा। और इंदिरा गांधी को ये सुझाव पसंद आया और वो साड़ी पहनकर ही असम गई, शॉल और स्कर्ट पहनकर ही नागालैंड गई। और पूरे देश ने, पूरी कांग्रेस एक तरीके से वो हैरान थे कि एक इतना नया लड़का, इतना जवान लड़का जिसकी उम्र 35-40 है, वो देश की प्रधानमंत्री को, इंदिरा गांधी को ये सलाह दे रहा है और वो उसकी सलाह मान रही हैं, वो भी इतनी व्यक्तिगत सलाह। क्योंकि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना एक
प्रधानमंत्री को ये सलाह देना वाकई में बहुत व्यक्तिगत सलाह होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी की तुलना मोदी जी से क्यों की जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का भी कुछ इसी तरीके का एजेंडा रहता है। अगर वो सिक्किम जाते हैं या राजस्थान जाते हैं तो वहीं की बोली बोलते हैं, वहीं के कपड़े पहनते हैं, तो लोगों को कनेक्ट करने की एक टेक्निक है। और यही टेक्निक तरुण गोगोई ने भी थी और उन्होंने इंदिरा गांधी को बल्कि सजेस्ट किया। तो इसलिए भी तो अब इस बात से भी आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना इनका दिमाग था और किस किस लेवल पे सोचते थे, और वो भी इतनी यंग एज में। यंग से मेरा मतलब कि इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में अमूमन तौर पे आप 35 साल के 40 साल के बड़े नेता नहीं देखते हैं। खैर, अब एक और फैक्ट है, किस्सा भी समझ लीजिए इसको और सच्चाई भी है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि इनका व्यक्तित्व हमारे साथ हमारी यादों में जाए और हम इनसे कुछ सीख सकें। जब सन 2001 में इन्होंने असम के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, कांग्रेस को चुनाव जिताया, मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली इन्होंने, तो असम 780 करोड़ रुपए के कर्जे में था। जो पिछली सरकारों ने काम किया था, जिस तरीके की कुछ उन्होंने गलती में आप देखें तो और भी ज़्यादा अधिक इसका महत्व था 780 करोड़ का। वो भी एक राज्य के ऊपर जिसके पास अभी ना मेडिकल सर्विसेज अवेलेबल हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है, ना ट्रेड स्ट्रांग है। और ऐसे में इनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जब ये सरकार में आए हैं तो ये पहले 780 करोड़ के कर्जे को उतारेंगे, यानी कि चीज़ों को नॉर्मल करेंगे। नॉर्मेल्सी एक टर्म आया था, उस नॉर्मेल्सी की तरफ ले जाएंगे और फिर डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन इन्होंने अपने हर इंटरव्यू में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर भाषण में एक ही बात कही कि मैं नॉर्मेल्सी और डेवलपमेंट को पैरेलल ही चलाना चाहता हूँ। अगर हम सिर्फ नॉर्मेल्सी की तरफ चले गए तो डेवलपमेंट हाथ से निकल जाएगा, और अगर सिर्फ डेवलपमेंट की तरफ चले गए तो नॉर्मल नहीं कर पाएंगे, और जब तक नॉर्मल नहीं होगा तो डेवलपमेंट के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा बना रहेगा। तो इनकी स्ट्रेटजी ये थी कि हम दोनों चीज़ों को एक साथ चलाएंगे। तो इन्होंने साथ साथ ट्रेड डेवलप करना शुरू किया। इंफ्रास्ट्रक्चर वाले अपने मंत्रियों को सबको काम पे लगाया कि आप पहले इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा तो ट्रेड सुधरेगा। ट्रेड सुधारा ताकि चीज़ों को नॉर्मल किया जा सके और कर्जा उतारा जा सके। तो सारी चीज़ें इन्होंने साथ साथ चलाई, बहुत टेक्निकली काम किया, और परिणाम ये हुआ कि 8 साल बाद, अब इनको ये नहीं पता था कि देखिए इनकी सरकार आएगी फिर से या नहीं, लेकिन आई, लोगों को काम पसंद आया। 2009 में असम सरप्लस में जा चुका है। अब असम का बजट देश के कुछ चुनिंदा राज्यों में से एक है। असम के पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपनी मेडिकल सर्विसेज हैं, और अब डेवलप कर रहा है राज्य। और यहाँ से इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सन 2016 में जब तक ये हटे तब तक असम को एक बहुत बेहतरीन राज्य बना चुके थे, अगर आप तुलना करें उसकी 2001 वाले असम से तो। और इनके ही राज में, इनके ही मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान एक बहुत बड़ा स्टेप उठा था नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप NRC का। लेकिन इनका साफ कहना था कि मेरे को सेक्युलरिज्म से कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करेंगे तो वहीं हम अपने राज्य के डेवलपमेंट के लिए जो अनैतिक तौर पर, अवैध तौर पर यहाँ पर लोग रह रहे हैं, भले ही वो किसी भी धर्म के हों, उनको यहाँ पर नहीं रहने दिया जा सकता। तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन था। आपको बताइए असम में NRC हुई थी तो कितने लाखों लोग बेघर हो गए थे, लाखों लोगों की जान एक तरीके से हलक में आ गई थी कि ये क्या हो गया है, तो वो भी इन्हीं का डिसीजन था। बहरहाल आज की इस वीडियो में मात्र इतना ही। ये तरुण गोगोई का एक छोटा सा हमने आपको बायोग्राफी का वीडियो बनाया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। आप ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसी वीडियो को आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप उस पर जाकर के इसको देख सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर हमको बताइए कि क्या आपको कमी लगी या क्या आप और हमारी तरफ से चाहते हैं।